नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस के 24वें लेक्चर में आपका स्वागत है। कल हम डिस्कस कर रहे थे किस प्रकार से जोन लो कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन होने पर यानी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन के बाद 3 राइट्स सिटीजन्स के द्वारा गवर्नमेंट को ट्रांसफर नहीं किए जाते हैं। पहला राइट टू लाइफ, दूसरा राइट टू लिबर्टी और तीसरा राइट टू प्रॉपर्टी। हमारा आज का पहला टॉपिक है जॉन लोक के क्या व्यूज हैं राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में। देखो, जॉन लोक वन ऑफ द अर्लीस्ट थिंकर हैं जो राइट टू प्रॉपर्टी को जस्टिफाई करते हैं, डिफेंड करते हैं, एब्सोल्यूट राइट टू प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इसी वजह से जॉन लोक को बुर्जुआ क्लास का सेकुलर भी कहा जाता है, यानी पूंजीपति क्लास का सेकुलर भी कहा जाता है जॉन लोक को। C.B. मैकफरसन कहते हैं जॉन लोक को सेकुलर ऑफ पोसेसिव इंडिविजुअलिज्म। पोसेसिव इंडिविजुअलिज्म का क्या मतलब है वो हमने जॉन लोक के फर्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया था। जॉन लोक देखो कहते हैं राइट टू प्रॉपर्टी का जो राइट है वो स्टेट के द्वारा सिटीजन्स को नहीं दिया गया है, तो इस वजह से स्टेट जो है सिटीजन से राइट टू प्रॉपर्टी नहीं छीन सकती। जॉन लोक यह भी कहते हैं राइट टू प्रॉपर्टी का जो अधिकार है सिटीजन्स को दिया गया है गॉड के द्वारा, यानी भगवान के द्वारा। भगवान ने बहुत सारी चीज़ें दी हैं मैन को, यानी ह्यूमन बींग्स को। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, मिल्क, मीट, ये सब चीज़ें भगवान ने दी हैं सिटीजन्स को ताकि वो खुश रह सकें, हैप्पी लाइफ व्यतीत कर सकें। उसी प्रकार से प्रॉपर्टी भगवान ने दी है सिटीजन्स को ताकि सिटीजन्स प्रॉपर्टी की सहायता से हैप्पी लाइफ व्यतीत कर सकें। भगवान ने सिटीजन्स को प्रॉपर्टी इसलिए नहीं दी कि वो प्रॉपर्टी को सेक्रीफाइस कर दें, प्रॉपर्टी का बलिदान कर दें। आगे जॉन लोक बात करते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी के ओरिजिन के बारे में। जॉन लोक कहते हैं कि शुरुआत में तो देखो प्रॉपर्टी कॉमन हुआ करती थी। मान लीजिए ये छोटा सा रीजन है और इसमें 100 लोग रहते हैं। इस रीजन में जो भी प्रॉपर्टी है वो सबकी कॉमन हुआ करती थी, यानी 100 लोगों की कॉमन है। लेकिन हमेशा के लिए ये प्रॉपर्टी कॉमन नहीं रही, क्योंकि देखो 100 में से कई लोग ऐसे होंगे जो काफ़ी ज़्यादा मेहनती होंगे, जिनका कारोबार ज़्यादा अच्छा चला होगा। ऐसे लोग धीरे धीरे अमीर हो गए। अमीर हो गए तो ऐसे लोगों ने धीरे धीरे अपनी खुद की प्रॉपर्टी खरीदना स्टार्ट कर दी। और दूसरी तरफ कुछ लोग देखो ऐसे भी होंगे जो काफ़ी आलसी होंगे या फिर झगड़ालू होंगे। ऐसे लोग ज़्यादा पैसे नहीं कमा सके, गरीब के गरीब रह गए और प्रॉपर्टी नहीं खरीद सके। तो इस प्रकार से शुरुआत में प्रॉपर्टी कॉमन थी, लेकिन बाद में जो लोग अमीर होते गए उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदना स्टार्ट कर दिया और जो लोग गरीब होते गए उनके हाथों में कोई प्रॉपर्टी नहीं आई। आगे देखो, काफ़ी बार एरिस्टोटल के जो विचार हैं प्रॉपर्टी के बारे में उनको कंपेयर किया जाता है जॉन लोक के विचारों से प्रॉपर्टी के बारे में। देखो, एक सिमिलरिटी ये है एरिस्टोटल और लोक में। जब दोनों प्रॉपर्टी की बात करते हैं, एरिस्टोटल कहते हैं कोई पर्सन प्रॉपर्टी कमाता है अपनी मेहनत से, अपनी मजदूरी से, अपनी लेबर से। तो इस वजह से प्रॉपर्टी के ऊपर पूरा मालिकाना हक उस पर्सन का होना चाहिए जिस पर्सन ने वो प्रॉपर्टी कमाई है। समझ गए? जॉन लोक भी इसी प्रकार की बात करते हैं। जॉन लोक कहते हैं देखो, अगर किसी पर्सन ने अपनी मजदूरी से कुछ कमाया है, अपने स्लेव यानी अपने गुलाम की मजदूरी से कुछ कमाया है, या फिर अपने घोड़े की मजदूरी से कुछ कमाया है, तो उस चीज़ पर पूरा का पूरा हक उसी पर्सन का होना चाहिए। यानी जॉन लोक भी एब्सोल्यूट राइट टू प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जिस पर्सन ने मेहनत से जो चीज़ कमाई है उस पर्सन का ही उस चीज़ पर हक होना चाहिए। लेकिन एरिस्टोटल और जॉन लोक के विचारों में डिफरेंस ये है, एरिस्टोटल आपको याद होगा कॉमन यूज की बात करते हैं। 3 प्रकार के प्रॉपर्टी सिस्टम हमने डिस्कस किए थे जब हमने एरिस्टोटल को डिस्कस किया था। तो उस समय एरिस्टोटल कहते हैं प्रॉपर्टी को कॉमन यूज पे छोड़ देना चाहिए ताकि सभी लोग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकें। लेकिन जॉन लोक ऐसी कोई बात नहीं करते हैं। जॉन लोक कहते हैं जिसकी प्रॉपर्टी है सिर्फ उसे वही इस्तेमाल करें, और अगर किसी की प्रॉपर्टी है तो उसका कॉमन यूज नहीं होना चाहिए। आगे जॉन लोक बात करते हैं स्टेट का क्या रोल है प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने में। जॉन लोक कहते हैं देखो, कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद जब सेकंड कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है। काफ़ी बार हमने ये डिस्कस किया है। जॉन लोक के अनुसार सिटीजन्स राइट टू प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं करते हैं, तो स्टेट का काम है एक प्रकार से लॉ के इस राइट को प्रोटेक्ट करना। मान लीजिए गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो गया है, तो ए पर्सन की प्रॉपर्टी है और ए पर्सन की प्रॉपर्टी को अगर बी पर्सन छीन रहा है,
तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी कि ए की प्रॉपर्टी को सिक्योर किया जाए और ए अपनी प्रॉपर्टी से हैप्पीनेस हासिल कर सके, ये इंश्योर करे। समझ गए? यानी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है राइट टू प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करना, कोई एक दूसरे की प्रॉपर्टी को छीन ना सके, ये इंश्योर करना। अगर स्टेट ऐसा नहीं करता है तो इसका मतलब स्टेट अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। आपको याद होगा जॉन लोक ये भी कहते हैं गवर्नमेंट के पास अपनी कोई ओरिजिनल पावर्स नहीं है, गवर्नमेंट के पास सिर्फ वही पावर्स हैं जो जनता ने गवर्नमेंट को ट्रांसफर करी हैं, जो जनता ने गवर्नमेंट को डेलीगेट की हैं। तो असली ट्रस्टी जनता है, गवर्नमेंट सिर्फ मैनेजर है और गवर्नमेंट जनता के विशेष के अगेंस्ट नहीं जा सकती। यानी गवर्नमेंट ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जिससे जनता यानी सिटीजन्स अपने राइट टू प्रॉपर्टी के अधिकार से वंचित हो जाएं। जॉन लोक के कहने का आशय ये था स्टेट सिर्फ एक मिनिमल स्टेट है। जॉन लोक ने ही कंसेप्ट दिया नाइट वॉचमैन स्टेट का और पुलिस स्टेट का। जॉन लोक का कहने का आशय ये था देखो स्टेट का काम है सिर्फ लैंड ऑर्डर मेंटेन करना और लाइफ की एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, बाकी चीज़ों में इंटरफेयर करना गवर्नमेंट का काम नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट सिटीजन से राइट टू प्रॉपर्टी नहीं छीन सकती। लेकिन 3 रिस्ट्रिक्शंस जॉन लोक के द्वारा बताया गई थी खुद से ही राइट टू प्रॉपर्टी के संदर्भ में। सबसे पहली रिस्ट्रिक्शन, कोई भी पर्सन प्रॉपर्टी को स्पॉइल नहीं करेगा। मतलब राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब ये नहीं है कि मेरी प्रॉपर्टी है और मैं उसे स्पॉइल कर रहा हूं, नहीं, ऐसा कोई नहीं करेगा। ये पहली रिस्ट्रिक्शन। दूसरी रिस्ट्रिक्शन जॉन लोक के द्वारा कही जाती है कोई भी पर्सन ऐसा कुछ नहीं करेगा कि उसके एक्शन से दूसरे पर्सन्स के पास अपॉर्चुनिटी ही ना हो, यानी दूसरे पर्सन्स के पास मौका ही ना हो प्रॉपर्टी कमाने का, नहीं। यानी नोबॉडी शुड डिप्राइव अदर्स अपॉर्चुनिटी टू ओन प्रॉपर्टी, यानी सबके पास हक होना चाहिए प्रॉपर्टी को कमाने का। कोई एक पर्सन बाकी पर्सन्स को प्रॉपर्टी कमाने के मौके से वंचित नहीं कर सकता। और सबसे लास्ट में तीसरी रिस्ट्रिक्शन जो जॉन लोक के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है, प्रॉपर्टी को देखो कोई भी अनफेयर यानी कि अनुचित ढंग से ना कमाए और फ्रॉड के तरीके से ना कमाए। तो ये 3 रिस्ट्रिक्शंस प्रिस्क्राइब की जाती है जॉन लोक के द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी के संदर्भ में। लेकिन देखो आप इनको एनालाइज करोगे तो एनालिसिस में आपको ये पता लगेगा इन 3 रिस्ट्रिक्शंस से भी कैपिटलिस्ट क्लास को फायदा होता है, यानी पूंजीपति क्लास को फायदा होता है। इसी वजह से जॉन लोक को पूंजीपति क्लास का सेकुलर कहा जाता है, यानी बुर्जुआ क्लास का सेकुलर कहा जाता है। अगला सब टॉपिक है जॉन लोक व्यूज ऑन टोलरेशन। आप पहले ये बताइए टोलरेशन का मतलब क्या है। एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं टोलरेशन का मतलब क्या है। देखो ईरान का ऑफिशियल रिलीजन है इस्लाम। अगर ईरान ऑफिशियली दूसरे धर्मों की प्रैक्टिसेस को भी एक्सेप्ट करता है, रिकॉग्नाइज करता है, अगर ईरान ऑफिशियली दूसरे धर्मों के बिलीफ्स को रिकॉग्नाइज करता है तो इसका मतलब ये है ईरान एक टॉलरेंट कंट्री है। लेकिन असल में ऐसा है नहीं। ईरान की सरकार ऑफिशियली दूसरे धर्मों के बिलीफ्स को स्वीकार नहीं करती है। टेक्निकल डेफिनेशन टॉलरेशन की ये है एक्सेप्टेंस ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस और बिलीफ्स ऑफिशियली बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा जब ऑफिशियली रिलीजियस प्रैक्टिसेस और बिलीफ्स को एक्सेप्ट किया जाता है, वो बिलीफ्स अगर गवर्नमेंट के बिलीफ से अलग हैं या फिर नेशन के बिलीफ्स से अलग हैं तो ये कहलाएगा टॉलरेशन। अब हम जानते हैं जॉन लोक के व्यूज हैं क्या टॉलरेशन के बारे में। आपको याद होगा होब्स के बारे में जब हमने डिस्कस किया था, होब्स ने एब्सोल्यूट स्टेट की बात की थी, यानी स्टेट के पास पावर्स हैं विश्वास से जुड़े मामलों को भी कंट्रोल करने की। यानी धर्म का कोई मामला है उस पर भी स्टेट कानून बना सकता है, उन मामलों को भी स्टेट रेगुलेट कर सकता है। लेकिन इस मामले में जॉन लोक काफ़ी लिबरल हैं। जॉन लोक कहते हैं गवर्नमेंट को टॉलरेंट होना चाहिए, गवर्नमेंट को टॉलरेशन की पॉलिसी अपनानी चाहिए, यानी कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अपनाए इस चीज़ में गवर्नमेंट का कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की बात बोली जाती है जॉन लोक के द्वारा। जबकि होब्स कहते हैं स्टेट अपनी मनमानी करे, इवन धर्म के मामले में भी, फेथ के मामले में भी, बिलीफ के मामले में भी। जॉन लोक ने यह भी कहा बिलीफ से जुड़े मामले हों या फिर कंसाइंस से जुड़े मामले हों, इन मामलों में मजिस्ट्रेट की कोई अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए। देखो रिलीजन से जुड़े मामलों में स्टेट फोर्स का इस्तेमाल तो कर सकती है, लेकिन किसी के बिलीफ को चेंज नहीं कर सकती फोर्स के इस्तेमाल से। आप बताओ
सरकार, अगर आप भगवान को मानते हो, सरकार अपनी फोर्स का इस्तेमाल करके क्या आपके व्यू पॉइंट को चेंज कर सकती है? या फिर आप नहीं मानते हो तो क्या सरकार अपनी फोर्स का इस्तेमाल करके आपके व्यू पॉइंट को चेंज कर सकती है? नहीं कर सकती है। लेकिन देखो, जॉन लॉक ने अंत में एक बात यह भी कही, जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं यानी एथीस्ट हैं, उन लोगों को स्टेट से निकाल देना चाहिए। फिर से बोलता हूं, जॉन लॉक कहते हैं स्टेट को टॉलरेंट नहीं होना चाहिए उन लोगों के प्रति जो भगवान को नहीं मानते हैं, जो एथीस्ट हैं, जो नास्तिक हैं। ऐसे लोगों को जॉन लॉक के अनुसार स्टेट से एक्सपेल कर देना चाहिए, बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसे लोगों के प्रति टॉलरेशन वाला रवैया स्टेट को नहीं अपनाना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने जाने जॉन लॉक के व्यूज टॉलरेशन के बारे में। अब आगे देखो कुछ क्वेश्चंस जो जॉन लॉक पर बनते हैं, जैसे जॉन लॉक को फादर ऑफ लिबरलिज्म क्यों कहा जाता है? जॉन लॉक जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने डिस्कस किया था जॉन लॉक को फादर ऑफ लिबरलिज्म कहा जाता है। लिबरलिज्म का मतलब भी हमने उस समय डिस्कस किया था। देखो, लिबरलिज्म की जो फिलोसफी है वो बिलीव करती है, विश्वास करती है लिबर्टी में और टॉलरेशन में। लिबरलिज्म की जो पॉलिटिकल फिलोसफी है लिमिटेड स्टेट में विश्वास करती है और कैपिटलिस्ट क्लास के इंटरेस्ट को प्रमोट करती है। और जॉन लॉक के बारे में हमने कुछ ऐसा ही डिस्कस किया। जॉन लॉक फर्स्ट पर्सन थे जो नेचुरल राइट्स की बात करते हैं, जो कहते हैं 3 राइट्स स्टेट के निर्माण पर भी सिटीजन्स ने स्टेट को नहीं दिए हैं। कौन कौन से वो 3 राइट्स? अभी तक तो आपको याद हो गए होंगे, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी और राइट टू प्रॉपर्टी। जॉन लॉक पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने लिमिटेड स्टेट की थ्योरी दी। इससे पहले जो थिंकर्स थे, चाहे वो प्लेटो हो, एरिस्टोटल हो, मैकेवली हो, होब्स हो, सभी थिंकर्स स्टेट को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बताते हैं। होब्स तो ये कहते हैं, होब्स तो बल्कि एब्सोल्यूट स्टेट की बात करते हैं, यानी स्टेट की पावर लिमिटेड नहीं होंगी संविधान से या फिर किसी दूसरी एंटिटी की वजह से। लेकिन जॉन लॉक कहते हैं लिमिटेड स्टेट होना चाहिए, नाइट वॉचमैन स्टेट होना चाहिए, मिनिमल स्टेट होना चाहिए। उसके बाद जॉन लॉक बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स की। सेकंड कॉन्ट्रैक्ट के बाद गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस बनती हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये सब हमने डिस्कस किया। जॉन लॉक बात करते हैं डेमोक्रेसी की, मेजोरिटेरियनिज्म की, पीसफुल कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज की, प्रिंसिपल ऑफ टॉलरेशन, ये तो हमने अभी भी डिस्कस किया। तो इन सब चीज़ों की वजह से जॉन लॉक को फादर ऑफ लिबरलिज्म कहा जाता है। अब देखो, काफ़ी बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, होब्स एज ए इंडिविजुअलिस्ट, वान की एक स्टेटमेंट है एवरीथिंग इन द लॉक रिवॉल्व्स अराउंड इंडिविजुअलिस्ट, या फिर लॉक इज इंडिविजुअलिस्ट आउट एंड आउट। आप बताओ कैसे इस क्वेश्चन का आंसर दोगे? आपको पता है इंडिविजुअलिस्ट कौन होता है? काफ़ी बार अब हम डिस्कस कर चुके हैं। इंडिविजुअलिस्ट अगर कोई पर्सन है, इसका मतलब देखो ये है, वो पर्सन अपने बारे में सोचता है, अपने अधिकारों के बारे में सोचता है, उस पर्सन की अपनी एक सेल्फ वर्थ है। होप्स को जब हमने डिस्कस किया था तो आपको याद होगा इंडिविजुअलिस्ट 2 तरह के होते हैं, मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिस्ट और नॉर्मेटिव इंडिविजुअलिस्ट। आपको याद होगा जब हमने होप्स स्टडी किया था तब हमने ये स्टडी किया था। मेथोडोलॉजी इंडिविजुअलिस्ट देखो वो होते हैं जो अपनी थ्योरी को बिल्ड करते हैं ये मान के, ये एज्यूम करके कि मैन नेचर के हिसाब से इंडिविजुअलिस्टिक हैं। और नॉर्मेटिव इंडिविजुअलिस्ट वो होते हैं जो मैन को एज ए इंडिविजुअलिस्ट मानते हैं, एज ए वैल्यू सिस्टम, जो कहते हैं अगर मैन इंडिविजुअलिस्टिक है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है और ये क्वाइट नेचुरल है। ये हमने स्टडी किया था जब हमने होप्स एज ए इंडिविजुअलिस्ट स्टडी किया था। देखो, काफ़ी सारी ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हैं जिसके बेस पे आप कह सकते हो जॉन लॉक अपनी अप्रोच में इंडिविजुअलिस्ट हैं। फॉर एग्जांपल, जॉन लॉक थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स की बात करते हैं। 3 राइट्स सिटीजन्स ने स्टेट को नहीं दिए हैं, राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू लिबर्टी। दूसरा आर्ग्यूमेंट, जॉन लॉक बात करते हैं गवर्नमेंट बाय कंसेंट, और कंसेंट 2 प्रकार की होती है, एक्सप्लिसिट कंसेंट और टैसिट कंसेंट। ये हमने डिटेल से डिस्कस किया था। जो लोग डायरेक्टली किसी पार्टी को वोट देते हैं और वो पार्टी सरकार बनाती है तो इसका मतलब एक्सप्लिसिट कंसेंट। अगर आपने उस पार्टी को वोट नहीं दिया है जिसकी सरकार बनी है तो इसका मतलब ये नहीं आप बाद में ये बोलोगे कि ये मेरी सरकार नहीं है, मैंने इस पार्टी को वोट नहीं दिया था। तो गवर्नमेंट बनेगी कंसेंट से, और गवर्नमेंट एक मैनेजर है सिर्फ, असली ट्रस्टी जो है वो है जनता। सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो कि नेचुरल राइट्स को वायलेट करता हो। यहां पर देखो, गवर्नमेंट इज मीन्स, इंडिविजुअल इज एंड। गवर्नमेंट सिर्फ एक माध्यम है इंडिविजुअल्स के लिए। इंडिविजुअल्स की जो वर्थ है वो ज़्यादा है,
इंडिविजुअल्स को सर्व करना काम है गवर्नमेंट का। और सबसे लास्ट में प्रिंसिपल ऑफ टोलरेशन भी दिया गया जॉन लॉक के द्वारा। जॉन लॉक कहते हैं स्टेट का कुछ लेना देना नहीं है, सिटीजन्स कुछ भी धर्म अपनाएं, कैसे भी बिलीव्स हों, स्टेट को उन बिलीव्स के मामले में, फेथ के मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अब हम इसको क्रिटिकली एसेस करते हैं। देखो, ये कहना सही है कि जॉन लॉक इंडिविजुअलिस्ट हैं। इवन C.B. मैकफर्सन ने भी कहा था जॉन लॉक इज सेकुलर ऑफ पोसेसिव इंडिविजुअलिज्म। देखो, इस प्रकार से लिंक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्रिटिकली असेसमेंट में हमेशा आप लिंक कीजिए प्रेजेंट के साथ, प्रेजेंट में क्या रेलेवेंस है, अगर कुछ बनती है, कौन से थिंकर ने कुछ और टिप्पणी की हो जिस थिंकर के बारे में हम बात कर रहे हैं। इस प्रकार से इंटरलिंकिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है आंसर में। यहाँ पे आप होप्स के साथ लिंक कर सकते हो। होप्स अपनी अप्रोच में शुरुआत में इंडिविजुअलिस्ट होते हैं, लेकिन बाद में एब्सोल्यूटिस्ट भी हो जाते हैं, यानी एब्सोल्यूट स्टेट की बात करते हैं। C.B. मैकफर्सन बोलते हैं होप्स के बारे में, होप्स अपनी एजम्पशंस में तो इंडिविजुअलिस्ट हैं, लेकिन कंक्लूजन में एब्सोल्यूट स्टेट की बात कर देते हैं। लेकिन जॉन लॉक अपनी एजम्पशंस में भी इंडिविजुअलिस्ट हैं और कंक्लूजन में भी इंडिविजुअलिस्ट हैं। एब्सोल्यूट स्टेट की बात कभी नहीं करते हैं जॉन लॉक हमेशा लिमिटेड स्टेट की बात करते हैं, यानी सारी की सारी पावर्स स्टेट के पास नहीं होंगी, स्टेट की पावर्स पर पाबंदियां होंगी। स्टेट्स ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जिससे कि इंडिविजुअल्स के 3 राइट्स वायलेट हों। कौन से, फिर से नहीं बोलूंगा, आपको पता है। नेक्स्ट हम जानते हैं जॉन लॉक के व्यूज डेमोक्रेसी के बारे में। देखो, कुछ थिंकर्स ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल मैकफर्सन, वो कहते हैं जॉन लॉक के जो व्यूज हैं डेमोक्रेसी के बारे में, यानी जॉन लॉक की जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, वो क्वालिफाइड थ्योरी नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। जबकि कुछ थिंकर्स ऐसे भी हैं जो कहते हैं जॉन लॉक वन ऑफ द अर्लीस्ट थिंकर हैं जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करते हैं। डेमोक्रेसी देखो लिबरल सोसाइटी का फीचर है। मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप वेस्टर्न सोसाइटीज़ का एग्जांपल ले सकते हो। वेस्टर्न सोसाइटीज़ अपने आप को लिबरल सोसाइटी कहती हैं और वेस्टर्न सोसाइटीज़ में आपको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स देखने को मिलेगी, क्योंकि देखो लिबरल सोसाइटी में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इसलिए होती है क्योंकि यही एक गवर्नमेंट की टाइप है जो कि लिबर्टी को प्रोटेक्ट करती है। ऑथोरिटेरियनिज्म हो, टोटलिटेरियनिज्म हो, मोनार्की हो, ये सब लिबर्टी को उस लिहाज से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते जिस लिहाज से डेमोक्रेसी लिबर्टी को प्रोटेक्ट करती है। इसी वजह से लिबरल सोसाइटी का फीचर है डेमोक्रेसी। और जॉन लॉक को आपको पता है फादर ऑफ लिबरलिज्म के रूप में जाना जाता है और वन ऑफ द अर्लीस्ट थिंकर है जिन्होंने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात की। बात करें हम जॉन लॉक की थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में। जॉन लॉक देखो मेजॉरिटेरियन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी को जस्टिफाई करते हैं इंस्टीड ऑफ कंसोसिएशनल मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। दोनों के बारे में डिफरेंस से आपको अवगत करवा देता हूं एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए हमारे देश में आपको पता है लोकसभा में फिलहाल 545 सीट हैं, मैक्सिमम 552 हो सकती हैं। 2 पार्टी ही इलेक्शन लड़ रही है, मान लीजिए बीजेपी और कांग्रेस। जिस पार्टी का बहुमत आएगा, जिस पार्टी के पास मेजोरिटी आएगी, वो सरकार बनाएगी। ये है मेजोरिटेरियन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। कंसोसिएशनल मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी में क्या होता है, जब पावर को शेयर करती हैं विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज। मान लीजिए इलेक्शन हुआ, कुछ फर्क नहीं पड़ता बीजेपी की कितनी सीट्स आई, कांग्रेस की कितनी सीट्स आई, दोनों मिलके अगर सरकार बनाते हैं तो वो होगा कंसोसिएशनल मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। हमारे देश में मेजोरिटेरियन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी है लेकिन कंसोसिएशनल मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है। तो जॉन लॉक वकालत करते हैं मेजोरिटेरियन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी की। जॉन लॉक एब्सोल्यूट राइट टू प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इसका मतलब देखो कहीं ना कहीं ये भी निकलता है जिस डेमोक्रेसी की बात जॉन लॉक करते हैं वो सिर्फ प्रॉपर्टीड क्लास के लोगों के लिए है, यानी जिनके पास प्रॉपर्टी है सिर्फ वही डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करेंगे। देखो यहाँ पर बताने वाली बात यह भी है, जॉन लॉक तो आपको पता है 17वीं शताब्दी में थे, जबकि 19वीं शताब्दी तक, सेकेंड हाफ ऑफ 19वीं शताब्दी तक यानी 1850 के आसपास तक वर्किंग क्लास को वर्ल्ड में वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे। तो जॉन लॉक को इसलिए क्रिटिसाइज करना कि वो प्रॉपर्टीड क्लास के लिए डेमोक्रेसी की बात करते हैं ये गलत होगा, क्योंकि जॉन लॉक जिस ईरा में थे उस ईरा में वर्किंग क्लास को वोटिंग राइट्स अभी मिले ही नहीं थे। इवन काफ़ी सारे वेस्टर्न सेकुलर्स के द्वारा भी कहा गया है वेस्टर्न डेमोक्रेसी जो है वो बुर्जुआ डेमोक्रेसी है, क्योंकि वेस्टर्न डेमोक्रेसी बुर्जुआ क्लास के लोगों को
क्लास के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है, यानी पूंजीपति क्लास के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है। वेस्टर्न डेमोक्रेसी से सिर्फ पूंजीपति क्लास के लोगों को फायदा होता है, गरीब लोगों को फायदा नहीं होता है, वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार से हमने जॉन लॉक व्यूज ऑन डेमोक्रेसी के बारे में जाना। सबसे लास्ट में देखो, काफी बार एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है, रॉबर्ट फिल्मर मेन प्रतिद्वंदी हैं जॉन लॉक के, ना कि होब्स। हमने पूरे जॉन लॉक के सभी व्यूज को, सभी पर्सपेक्टिव्स को समझा। तो जॉन लॉक को समझने में आपको एक बात लगी होगी, जब भी जॉन लॉक का कोई व्यू डिस्कस करते हैं तो हम जॉन लॉक के व्यू को कंपेयर करते हैं होब्स के साथ, चाहे सोशल कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर इंडिविजुअलिस्ट हो, एब्सोल्यूट स्टेट की बात हो, राइट्स की बात हो। हम जॉन लॉक की हर एक विचार को कंपेयर करते हैं होब्स के विचार से। तो ऐसा लगता है जैसे जॉन लॉक के मेन प्रतिद्वंदी हैं होब्स, लेकिन काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जॉन लॉक के मेन प्रतिद्वंदी होब्स नहीं है बल्कि रॉबर्ट फिल्मर हैं। इस स्टेटमेंट पर टिप्पणी करनी है। रॉबर्ट फिल्मर एक थिंकर हैं जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। रॉबर्ट फिल्मर ने मेनली सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ट्रेडिशन को क्रिटिसाइज किया था। रॉबर्ट फिल्मर ने कहा था, देखो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कुछ लोग मिलके कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, स्टेट का निर्माण होता है और आने वाली जनरेशन्स भी उसी कॉन्ट्रैक्ट को मानती हैं। मान लीजिए 1000 ईस्वी में यानी 1000 एडी में कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, तो आज की जो जनरेशन है उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को क्यों फॉलो करें जो कि 1000 यानी 1000 एडी में साइन हुआ था। तो इस वजह से रॉबर्ट फिल्मर सोशल कॉन्ट्रैक्ट से स्टेट फॉर्म हुआ, इस प्रकार की विचारधारा को क्रिटिसाइज करते हैं। इसकी बजाय रॉबर्ट फिल्मर स्टेट को जस्टिफाई करने के लिए अपने एक अलग से थ्योरी देते हैं। रॉबर्ट फिल्मर कहते हैं स्टेट जो है वो गॉड की फैमिली है, यानी स्टेट भगवान का परिवार है और किंग है पैट्रियार्क का। इसका मतलब ये है किंग भगवान के बेटे हैं और भगवान से अथॉरिटी मिली है किंग को जनता पर रूल करने के लिए। रॉबर्ट फिल्मर के द्वारा यह भी कहा जाता है एडम फर्स्ट किंग थे और एडम भगवान के बेटे थे। उसके बाद तमाम तरह के जो राजा हुए हैं वो एडम के हेयर हैं, यानी एडम के वारिस हैं, एडम के उत्तराधिकारी हैं। तो इस वजह से चूंकि सभी राजा भगवान के उत्तराधिकारी हुए इनडायरेक्ट, इसलिए उनके पास जनता पर रूल करने के लिए एब्सोल्यूट अथॉरिटी है। लेकिन जॉन लॉक इस प्रकार के विचारों से सहमत नहीं है। वैसे रॉबर्ट फिल्मर की ये जो थ्योरी है इसे डिवाइन राइट ऑफ किंग्स भी कहा जाता है, यानी राजा की दैवीय शक्ति, राजा के पास रूल करने की जो शक्ति है उसे वो शक्ति प्रदान की गई है भगवान के द्वारा। तो रॉबर्ट ने इस थ्योरी को जस्टिफाई किया। लेकिन जॉन लॉक कहते हैं कि भैया आप भी तो सोचिए ना, एडम कब थे, उसके बाद इतने सारे राजा हो गए, क्या सभी के सभी वो राजा हैं, क्या वो भगवान के उत्तराधिकारी हैं, क्या भगवान ने उनको अथॉरिटी नहीं है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से जॉन लॉक कहते हैं प्रेजेंट टाइम्स में यानी इस ईरा में कोई और थ्योरी चाहिए स्टेट को जस्टिफाई करने के लिए, और वो थ्योरी है थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी बिल्कुल ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बाद स्टेट का निर्माण होता है। जॉन लॉक वैसे देखो रॉबर्ट फिल्मर को क्रिटिसाइज करते हुए ये भी कहते हैं एडम के बाद तो कितने सारे राजा हुए हैं, तो ये पता कैसे लगेगा, कैसे हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि कौन सा राजा असल में एडम का उत्तराधिकारी है और कौन सा राजा एडम का उत्तराधिकारी नहीं है। क्योंकि देखो रॉबर्ट फिल्मर के अनुसार जो राजा एडम के उत्तराधिकारी हैं, क्योंकि रॉबर्ट फिल्मर के द्वारा कहा जाता है एडम तो गॉड के बेटे हैं, और जो राजा एडम का उत्तराधिकारी है उसके पास पूरा हक है अपने हिसाब से जनता के ऊपर रूल करने का, क्योंकि उस राजा को इनडायरेक्टली पावर दी गई है गॉड के द्वारा। अगर वो राजा कड़े फैसले लेता है, यानी जनता पर इवन अत्याचार भी करता है, तो भी जनता को उस राजा के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि भगवान इनडायरेक्टली जनता को दर्द देना चाहता हो उनके कर्मों के लिए। तो इस प्रकार की बातें बोली गई। लेकिन जॉन लॉक तो आपको पता है लिमिटेड स्टेट की बात करते हैं, रॉबर्ट फिल्मर एक प्रकार से बात करते हैं एब्सोल्यूट स्टेट की, कि जनता को राजा की बात माननी ही होगी क्योंकि भगवान ने अधिकार दिया है राजा को रूल करने के लिए। दूसरी तरफ जॉन लॉक बात करते हैं लिमिटेड स्टेट की। वो आपको पता है जॉन लॉक किस प्रकार से कहते हैं कि जनता ने 3 अधिकार स्टेट को ट्रांसफर नहीं किए हैं, राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू लिबर्टी।
इस मामले में देखो जॉन लोक के व्यूज एरिस्टोटल से मिलते जुलते हैं। आपको याद होगा एरिस्टोटल ने क्या कहा था, स्टेट को फैमिली से कंपेयर नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार से जॉन लोक कहते हैं देखो स्टेट को फैमिली से कंपेयर नहीं किया जा सकता। बच्चे अपने फादर पे या फिर मदर पे डिपेंडेंट होते हैं, लेकिन उस लिहाज से सिटीजन्स स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। तो इसी वजह से जॉन लोक कहते हैं स्टेट एब्सोल्यूट नहीं हो सकता, स्टेट लिमिटेड होना चाहिए। तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं जिनके बेस पे कहा जाता है रॉबर्ट फिल्मर मेन प्रतिद्वंदी हैं जॉन लोक के, ना कि होब्स। कुछ इवन सिमिलरिटीज भी देखने को मिलती हैं थॉमस होब्स और जॉन लोक के विचारों में, जैसे दोनों सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, होब्स भी और जॉन लोक भी। दोनों कहते हैं मैन नेचर से यूटिलिटेरियन है, दोनों बुर्जुआ क्लास के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी पूंजीपति क्लास के इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं। इन सब सिमिलरिटीज के बाद कैसे कहा जा सकता है कि जॉन लोक होब्स के मेन प्रतिद्वंदी हैं। लेकिन देखो कंक्लूजन आप बैलेंस्ड रूप से लिख सकते हो। एक पॉइंट ये भी बताया जाता है जॉन लोक ने अपने पूरे काम में कहीं भी होब्स की बुक लेवियाथन का जिक्र नहीं किया है। तो ये भी एक पॉइंट है जिसके बेस पे कहा जाता है अगर जॉन लोक होब्स के मेन प्रतिद्वंदी होते तो वो अपने काम में थॉमस होब्स की बुक लेवियाथन का कहीं ना कहीं जिक्र तो करते, लेकिन जॉन लोक ने ऐसा कहीं नहीं किया है। लेकिन कंक्लूजन आप बैलेंस्ड लिखोगे, आप कहोगे कि देखो जॉन लोक और होब्स के विचारों में काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ हैं और काफ़ी लिहाज से होब्स और जॉन लोक के विचार अलग अलग भी हैं। जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट से पहले स्टेट ऑफ नेचर के बारे में जॉन लोक के विचार अलग हैं, होब्स के विचार अलग हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स कैसी हों इसको लेके भी होब्स और लोक के विचारों में काफ़ी अंतर पाया जाता है। टोलरेशन, राइट्स जनता ने कौन से ट्रांसफ़र किए हैं स्टेट को, बहुत सारे मुद्दों पर डिफरेंसेस हैं होब्स और लोक के बीच। लोग अपने काम में होब्स की किताब का जिक्र इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उस समय होब्स की बुक जो थी वो बैन थी। चर्च ने, आपको याद होगा, चर्च होब्स की बुक के लिए बोलते हैं टोड ऑफ पॉइजन, यानी जहर से भरा मेंढक, ऐसा बोला जाता है चर्च के द्वारा होब्स की बुक के बारे में। तो चर्च के द्वारा बुक बैन कर दी गई थी होब्स की, इसी वजह से जॉन लोक हो सकता है होब्स की बुक का जिक्र ना करते हो अपने काम में। तो इस प्रकार से आप बैलेंस द कंक्लूजन लिख सकते हो। कहने का एसेंस ये है सिमिलरिटीज़ भी हैं होब्स और जॉन लोक के विचारों में और डिफरेंसेस भी हैं। लेकिन हाँ, ये बात सच है रॉबर्ट फिल्मर की जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट ऑफ किंग्स, उस थ्योरी का जवाब जरूर देते हैं जॉन लोक और कहते हैं भैया आज के टाइम में स्टेट को जस्टिफाई करना है तो आपकी वो थ्योरी नहीं चलेगी, क्योंकि एडम के बाद कितने सारे राजा हुए हैं ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा राजा एडम का उत्तराधिकारी है। जॉन लोक कहते हैं एक पल के लिए मान भी लिया जाए कि एडम भगवान के बेटे हैं, लेकिन बाद में जो राजा हुए हैं उनके बारे में हम कैसे सुनिश्चित करेंगे कि वो एडम के ही उत्तराधिकारी हैं या फिर नहीं हैं। तो इसी वजह से जॉन लोक कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो थ्योरी है वो बिल्कुल सही है आज के समय में अथॉरिटी को जस्टिफाई करने के लिए। तो इस प्रकार से हमने जॉन लोक के बारे में एक एक चीज़ डिस्कस की। अब क्वेश्चन आएंगे तो हमारी डिस्कशन में से ही आएंगे, ऐसा मतलब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आने की कोई संभावना नहीं है जॉन लोक के बारे में। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।